गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम नर जनन तंत्र की आज बात करने वाले हैं। डायग्राम मैंने बना दिया है, इसकी विस्तार से बात हम करेंगे। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसकी बात करेंगे। पीछे थोड़ा मैंने आपको बता दिया था, मानव के दो तंत्र होते हैं जनन तंत्र, एक नर में और एक मादा में। नर के अंदर जो तंत्र होता है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। उनके अंग जो होते हैं दो भागों में विभाजित किए गए हैं। एक तो प्राथमिक जनन अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग की अगर हम बात करते हैं तो वो है वर्षण। प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं? वर्षण। इन इंग्लिश में टेस्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्टिस बोला जाता है। डायग्राम की बात करेंगे हम, पहले इनको समझ लेते हैं। टेस्टिस ये प्राथमिक जनन अंग होते हैं या लैंगिक अंग होते हैं मानव के। इन्हें जनद या गोनाड भी कहा जाता है। जनद या गोनाड भी इनको बोला जाता है। ये दो भागों का निर्माण करते हैं। कितने भागों का? दो भागों का निर्माण करते हैं। पहला भाग जो है वो शुक्राणु निर्माण करता है, जिन्हें नर युग्मक कहा जाता है। स्पर्म बनाते हैं, शुक्राणु निर्माण की क्रिया करता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्र जनन। क्या बोला जाता है? शुक्र जनन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा भाग। तो ये एक नर हार्मोन स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो स्रावित करता है, जो क्या करता है, जो द्वितीय गुण लैंगिक लक्षण होते हैं उनका नियंत्रण करता है। उनका नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है वो है वर्षण कोश। वर्षण कोश जो है ये एक थैलेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? थैलेनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर जो है ये वर्षण जो टेस्टिस है ये स्थित रहते हैं। वर्षण जो है वो एक जोड़ी होते हैं। देखिए ये जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, एक ये और एक ये, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वर्षण बोला जाता है, टेस्टिस। इन्हीं के द्वारा क्या है जो है शुक्राणु का निर्माण व टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण जो है वो किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई एक। तो दूसरी बात करते हैं किसकी? वर्षण कोश की। तो ये एक थैलेनुमा संरचना है जिसके अंदर वर्षण स्थित रहते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरी जो संरचना होती है ये वर्षण कोश कहलाती है, जो उदर गुहा के बाहर स्थित रहती है। कहाँ रहती है? उदर गुहा के बाहर स्थित। ये क्या करती है? तापमान नियंत्रण करती है, क्योंकि शुक्राणु जो बनते हैं उनको शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है और बाहर का तापमान कम है ही, शरीर के अंदर अधिक तापमान है। तो ये इसलिए बाहर उदर गुहा से बाहर, पेट से बाहर स्थित होते हैं। और तापमान जो है शुक्राणु के लिए जो तापमान है उसका नियंत्रण कौन करते हैं? वर्षण कोश करते हैं। ये जो आपको थैलेनुमा संरचना दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए आप शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी की बात करते हैं तो ये एक नली होती है जो आगे चलकर शुक्राशय में जाती है। देखिए ये जो है शुक्राशय की संरचना है। किसकी संरचना है? शुक्राशय की, ठीक है। ये यहाँ से चलकर ये जो है ये शुक्राशय की संरचना, ये जो मैं नली आपको बता रहा हूँ ये शुक्रवाहिनी है, मैंने लिखा भी है। ये वर्षण कोश से निकलती है और निकलने के बाद में आगे चलकर कहाँ खुलती है? शुक्राशय में खुलती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? शुक्राणुओं को वर्षणों से कहाँ ले जाती है? शुक्राशय में ले जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है, अगली जो 3 नंबर है वो है शुक्राशय। ये जो वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शीशन, ये नर के क्या होते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग केवल एक ही होता है। शुक्रवाहिनी की बात कर ली, क्या करते हैं? वर्षण कोश से जो शुक्राणु है उनको शुक्राशय में ले जाते हैं। इसके बाद में शुक्राशय,
ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, एक बार फिर से बता दूंगा लास्ट में, शुक्राशय। ठीक है, इस शुक्राशय की बात करते हैं तो इसके अंदर शुक्राणु आ जाते हैं और यहाँ शुक्राणु आने के बाद में शुक्राणुओं का संग्रहण किया जाता है। यहाँ पे शुक्राणुओं का क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है और इसके द्वारा एक तरल पदार्थ का निर्माण भी होता है, एक तरल पदार्थ का स्राव भी होता है जो वीर्य बनाने में मदद करता है। वीर्य आगे बताऊंगा आपको, प्रोस्टेट ग्रंथि में वीर्य बनाने में क्या करता है? मदद करता है। ये बात हो गई शुक्राशय की, जो एक थैलेनुमा संरचना है। ठीक है ना, जैसे वर्षण कोश थे वैसे ये एक भी थैलेनुमा संरचना होती है। 5 नंबर जो है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये एक अखरोट के आकार की बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। अखरोट के आकार की, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रंथि आपको दिख रही है, ये अखरोट के आकार की एक बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, ये क्या करती है? एक स्राव, तरल स्राव उत्पन्न करती है जो वीर्य का भाग बनाता है। वीर्य क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर शुक्राणु मिल जाते हैं। शुक्रिय प्लाज्मा तथा शुक्राणु को मिक्स रूप से क्या बोला जाता है? वीर्य बोला जाता है। इसके बाद में देखिए मूत्र नलिका। अब देखिए ये वीर्य बना, ये क्यों बना? शुक्राणु सीधे क्यों नहीं गए? क्योंकि ये ऊर्जा और गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। किसका? ऊर्जा और गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में मूत्र मार्ग की बात करते हैं। ये एक पेशीय नलिका होती है। क्या होती है? पेशीय नलिका। देखिए ये रही मूत्र नलिका, ये रही मूत्र नलिका। ये मूत्र नलिका होती है जो क्या होती है? पेशीय नलिका होती है। इसी के माध्यम से शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव और मूत्र जो है वो इसी के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। ये लंबी होती है और जो शीशन भाग होता है उस शीशन भाग के मध्य से गुजरती हुई लास्ट में मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। किसके द्वारा? मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती हैं और जो भी पदार्थ है उनको बाहर त्याग देती हैं। लास्ट है शीशन। शीशन की बात करते हैं तो ये मैथ्यून अंग भी कहलाता है। नर का जो मैथ्यून अंग है वो कहलाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये एक बेलनाकार संरचना होती है और सामान्य अवस्था में ये स्थिर रहता है। ठीक है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में, अर्थात उत्तेजित अवस्था का मतलब है जब मैथ्यून या सेक्स करने का समय होता है उस समय ये उत्तेजित अवस्था में होता है और इसका आकार जो है वो बेलनाकार होता है। ठीक है, शीशन की बात करते हैं कार्य की, तो ये जनन मैथ्यून के समय क्या करता है? जो शुक्राणु बने हैं उन शुक्राणुओं को मादा जननांग योनि तक पहुंचाता है या योनि में स्थानांतरित करता है और बाद में शुक्राणु जो है वो मादा जनन तंत्र है उसमें स्थानांतरित होकर आगे की प्रोसेस है वो पूरी करते हैं। तो शीशन के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, मूत्र को बाहर त्यागा जाता है और साथ में जो शुक्राणु हैं उनको मादा की योनि में पहुंचाया जाता है। तो ये हमारा नर जनन तंत्र था। एक बार फिर से आप डायग्राम देख लो, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वर्षण प्राथमिक, ये एक जोड़ी जो है वो पाए जाते हैं और ये वर्षण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, ये वर्षण कोश है, इसमें स्थित होते हैं। यहाँ इन वर्षणों में शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बनने के बाद में वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन साबित होता है। शुक्राणु बनने के बाद में इनसे एक नलिका निकलती है जो आगे जाकर इस थैलेनुमा भाग में खुलती है जिसको शुक्राशय बोला जाता है और इस नली को बोला जाता है शुक्रवाहिनी। जो यहाँ निर्मित शुक्राणु थे वो इस शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राशय में चले जाते हैं। शुक्राशय में जाने के बाद में आगे क्या होता है? देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। शुक्राशय जो है इनका ग्रहण कर लेता है, तरल पदार्थ का स्राव करता है, जो गति व ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, वीर्य का भाग बनाते हैं। इसके बाद में ये देखिए शुक्राशय से शुक्राणु आएंगे आगे, ये मैंने बनाया है। ये जो आपको अखरोट के आकार की जो संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। जबकि ऊपर की ओर जो आपको इस प्रकार की संरचना दिख रही है वो क्या होती है? वो होता है मूत्राशय। उसके अंदर मूत्र जो है एकत्रित रहता है। तो ये मूत्र वाहिनी की जो है
संरचना में दिखा रहा हूँ। तो इस प्रोस्टेट ग्रंथि से आएंगे तो इसका तरल शुक्राणुओं में मिल जाएगा, तब वीर्य उसे बोलते हैं जो गति प्रदान करेगा। उसके बाद में जो शुक्राणु है वो गति करते हुए इस मूत्र जनन मार्ग के माध्यम से जो है आगे आएंगे। आगे आने के बाद में ये जो आपको बेलनाकार भाग दिखाई दे रहा है इसको शीसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीसन कहा जाता है। ये एकदम मध्य एकदम बीच में होती है जो मूत्र जनन नलिका होती है। ये जो शीसन है ये वर्षण कोश के बीच में लटका हुआ रहता है। कहाँ लटका हुआ रहता है? वर्षण कोश के बिल्कुल बीच में लटका हुआ रहता है और सामान्य अवस्था में ये स्थिर रहता है, जबकि उत्तेजित अवस्था में ये जो मैथ्यून की अवस्था है उसमें ये उत्तेजित हो जाता है। इसी मूत्र जनन मार्ग के द्वारा शुक्राणु, प्रोस्टेट, स्राव, मूत्र आदि का सृजन कर दिया जाता है, क्योंकि शीसन के शीर्ष भाग पर एक छिद्र पाया जाता है, इसे मूत्र जनन छिद्र कहा जाता है, जिसके माध्यम से जो है त्याग दिया जाता है। वर्षण के ऊपर एक संरचना और पाई जाती है। ये देखिए, ये ऊपर मैंने जो संरचना बनाई है, ठीक है, इसको अधिवर्षण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिवर्षण बोला जाता है। तो ये सेम टू सेम डायग्राम आपको बनाना है। मैं इसकी फ़ोटो आपके नोट्स के साथ अटैच कर दूंगा, तो आपको यही डायग्राम जो है अपनी कॉपी के अंदर बनाना है, क्योंकि नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र में से एक कोई ना कोई हर बार परीक्षा में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। तो अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र की बात कर ली, अब मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। डायग्राम पहले ही बना दिया, समय खराब ना हो, ज़्यादा समझेंगे हम इसको पूरा। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर भी हमने नर के अंदर बात की थी प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। इसके अंदर भी प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग इसमें एक होता है अंडाशय। कौन होता है? अंडाशय। अंडाशय एक जोड़ी पाए जाते हैं। देखिए, एक तो ये रहा, एक तो अंडाशय ये रहा, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा ये रहा। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय जो है वो पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्थित कहाँ होते हैं? ये जो उदर हुआ है पेट, उसमें किडनी स्थित होती हैं। उनके नीचे जो श्रोणी भाग होता है, श्रोणी मेखला जो होती है, श्रोणी भाग होता है, उसमें गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। यह गर्भाशय का भाग है, ठीक है, इसके दोनों ओर ये स्थित होते हैं। किडनी के नीचे श्रोणी भाग में ये स्थित रहते हैं। ठीक है, इन अंडाशयों के अंदर बहुत सारी अंडाशय पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अंडाशय पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा ये अंडाणु का निर्माण करते हैं। अर्थात अंडाणु जो होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। तो अंडाशय, ओवेरी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसके भी दो भाग होते हैं। एक भाग तो क्या करता है? अंडाणु निर्माण करता है, अंडजनन, उजेनेसिस, जो इन असंख्य पुट्टिकाओं द्वारा होता है। दूसरा भाग ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में होती है और दो हार्मोन, एस्ट्रोजन व दूसरा जो है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो है ये स्रावन करती हैं। जो क्या करते हैं, जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण थे किसके अंदर, जो लड़कियों में या महिलाओं में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण थे, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण जो थे, आवाज़ का पतला होना, रजोधर्म का शुरू होना, ठीक है, मासिक धर्म का शुरू होना, स्तन ग्रंथियों विकसित, उनको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं द्वितीयक अंगों की। द्वितीयक लैंगिक अंग, इसमें पहला है अंडवाहिनी। अंडाशय से आगे लंबी नलिका निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, लंबी नलिकाएं, कुंडलित नलिकाकार अंग होता है, कुंडलित नलिकाकार अंग होता है। इस प्रकार से ये जो पूरा भाग जो होता है, ये जो पूरा भाग है ये बच्चों क्या होता है? अंडवाहिनी का होता है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है?
10 से 12 सेंटीमीटर जो है लंबी होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंडवाहिनी जो होती हैं ये क्या करती हैं, अंडाणुओं को जो है आगे ले जाती हैं। आगे कहाँ ले जाती हैं, अंडाणुओं को अंडाशय से निकालती हैं। अंडाशय से निकलने के बाद में अंडाणु कहाँ आते हैं, अंडवाहिनी। और फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक का मिलना, तो उसके लिए ये सही माध्यम प्रदान करती है, अनुकूलताएं प्रदान करती हैं। इसी के अंदर निषेचन, अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होती है। क्योंकि नर शिशन पढ़ा था हमने बेलनाकारंग, वो इस योनि भाग में अपना शुक्राणु जो है वो डालेगा। डालने के बाद में शुक्राणु गति करते हुए अंडवाहिनी में आएंगे और अंडाणु से मिलेंगे। बाद में बताऊंगा लास्ट में अंडवाहिनी, ठीक है। इसके बाद में गर्भाशय, ये अंडवाहिनी जो है आगे गर्भाशय में खुलती है, ठीक है, जो मूत्र थैली व मलाशय के मध्य स्थित होता है। ये जो भाग है, ये आपको जो भाग दिखाई दे रहा है इसको गर्भाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गर्भाशय। ये इसका ऊपर का भाग तो है चौड़ा होता है, क्या होता है, चौड़ा, व नीचे का भाग जो है वो क्या होता है, संकरा भाग होता है। ये जो भाग है इसको गर्भाशय गिरवा कहा जाता है। गर्भाशय गिरवा या गर्दन कहा जाता है। इसकी अगर बात करें गर्भाशय की, तो ये आगे चलकर गर्भाशय गिरवा के रूप में योनि भाग में खुलता है। आगे चलकर गर्भाशय गिरवा किस में खुलता है, योनि भाग के अंदर खुलता है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको योनि भाग बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो भ्रूण बनेगा, युग्मनज बनेगा, उसके बाद में भ्रूण बनेगा। उसको इसी के अंदर जो है भ्रूण है वो विकसित होता है। हम लोग भी इस गर्भाशय में 9 महीने तक विकसित होकर जो है प्रसव की क्रिया के माध्यम से जन्म लिया है, वो इसी के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद में भ्रूण का जो रोपण है वो प्लेसेंटा के माध्यम से, अपरा के माध्यम से भी यहीं पर होता है। लास्ट भाग है योनि भाग। योनि भाग की अगर बात करते हैं तो ये गर्भाशय गिरवा जो आगे चलकर योनि भाग में खुलती है। ये जो भाग है मूत्राशय एवं मलाशय के बीच स्थित होता है। एक साइड मूत्राशय होता है, एक साइड मलाशय होता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। कितना, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा भाग जो है वो होता है। इसके बाद इसके कार्यों की बात करें तो ये मैथ्यून कक्ष की तरह कार्य करता है, के तौर पर कार्य करता है। अर्थात शुक्राणुओं को ग्रहण इसी के माध्यम से किया जाता है। शिशन के द्वारा शुक्राणु जो है वो इसी भाग में छोड़े जाते हैं। दूसरी बात, कार्य बहुत है इसके। रजोधर्म स्राव, मैंने आपको 28 डेज बताया था, महिला के अंदर एक मासिक धर्म या रजोदर्शन पाया जाता है, जिससे पहली प्रावस्था 1 से 5 दिन की होती है, रक्तस्राव प्रावस्था, जिससे जो है गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की झिल्लियाँ टूट जाती हैं, जिससे रक्त बाहर निकलता है। वो 1 से 5 दिन इसी योनि भाग द्वारा बाहर निकलता है। इसके बाद में प्रसव की क्रिया, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो इसी भाग से जन्म लेता है। मूत्र का उत्सर्जन। इसके अलावा आपको मैं और बात बताता हूँ, इस योनि भाग में जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लेक्टोबेसिलस, कौन से, लेक्टोबेसिलस जीवाणु जो हैं वो पाए जाते हैं। लेक्टोबेसिलस जीवाणु पाए जाते हैं और ये लेक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका, लेक्टिक अम्ल का। तो लेक्टिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल इसके अंदर उपस्थित होने के कारण इसका जो वातावरण है वो क्या हो जाता है, अम्लीय रहता है, एसिड रहता है, अर्थात पीएच मान इसकी साथ से जो है वो कम रहता है। तो एक बार फिर से मैं नाम लिखकर आपको बता देता हूँ, देखिए आप लोग एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। पूरा नाम लिख देता हूँ, यही डायग्राम आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। सबसे पहले हमने बात की थी प्राथमिक अंग की, अंडाशय की। तो ये 2 या 1 जोड़ी अंडाशय हैं वो इस प्रकार से स्थित होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, अंडाशय बोला जाता है। अंडाशय हमने लिख दिया। इसके बाद में आप इससे क्या निकलेगी, अंडवाहिनी निकलेगी। क्या निकलेगी, अंडवाहिनी, ठीक है। अंडवाहिनी दोनों अंडाशयों से निकलने के बाद में जो है आगे चलकर किसमें, गर्भाशय, गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय में, ठीक है, गर्भाशय आगे गर्भाशय गिरवा, ये क्या है, गर्भाशय गिरवा, ठीक है। ये बाद में जो गर्भाशय गिरवा आगे खुलती है उस भाग को क्या बोलते हैं,
योनि भाग बोलते हैं। अंडवाहिनी हो गई, फेलोपियन ट्यूब, अंडाशय ओवेरी हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, गर्भाशय हो गया यूटेरस, गर्भाशय गिरवा हो गई, यूटेरस निक हो गई, योनि भाग जो है वेजिना, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेजिना, वेजिना इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको बनाना है, नीचे नाम लिखना है मादा जनन तंत्र। अब देखिए आपको मैं आपके सिलेबस में नहीं बता देता हूँ, नर के द्वारा शुक्राणु इसके अंदर त्यागे जाते हैं, शुक्राणु मान लीजिए आ गए, एक बार बहुत सारे शुक्राणु एक साथ आते हैं, वो गति करते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ गति करने के बाद में यहाँ इनको अंडवाहिनी के अंदर अंडाणु बनेगा जो इसके अंदर रहता है, ये यहाँ पर आने के बाद में इससे मिलेगा, किसे मिलेगा, अंडाणु प्लस शुक्राणु जो हैं वो मिलते हैं, मिलने से एक द्विगुणित, ये अगुणित होते हैं, ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, एक द्विगुणित संरचना बनेगी जिसे युग्मनज कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है, या जाइगोट इसको बोला जाता है। यह आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है और ये भ्रूण यहाँ पर स्थापित हो जाता है। यह आपके सिलेबस में आपको याद रखना है। 9 महीने की अवधि तक ये यहाँ पे रहता है। उसके बाद में प्रसव, प्रसव का मतलब है जब भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है 9 महीने की अवधि के बाद, तो उसे योनि भाग द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है, ठीक है। बच्चे को जन्म देने की क्रिया प्रसव कहलाती है। तो ये हो गया, तो नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु के मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए एक शब्द आपके दे रखा है युग्मक जनन, युग्मक जनन इंग्लिश में बोलते हैं इसको गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस। ये देखिए क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है शुक्र जनन, शुक्र जनन, और एक होता है अंड जनन। बता चुका हूं मैं, लेकिन एक बार और सुन लो। शुक्र जनन क्योंकि आपके टॉपिक दे रखा है प्रजनन की कुछ अवस्थाएं। शुक्र जनन, शुक्र प्लस जनन, जनन का मतलब निर्माण होना, किसका निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होना। तो शुक्राणु के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन, जो कहाँ होती है, वृषण के अंदर होती है। अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, अंड जनन बोलते हैं, जो कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक था नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र, वो कंप्लीट हो चुका है।